नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज हमारी एथिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम वर्चू एथिक्स की बात करेंगे। इससे पहले हम डियोंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजिकल एथिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम वर्चू एथिक्स का मतलब जानेंगे और जानेंगे कि वर्चू एथिक्स और टेलियोलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में डिफरेंस क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, अगर हम वर्चू की बात करें, सबसे पहले वर्चू एथिक्स से भी पहले वर्चू को समझना चाहिए। तो मैंने आपको अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वर्चू क्या होते हैं। हम जब वैल्यूज की बात करते हैं, हमने कहा था कि वैल्यू वो बिलीव्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, वैल्यू ऑफ करेज, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एटसेट्रा। अब ये वैल्यूज को जब हम हमारे जीवन में धारण कर लेते हैं, हमारे करेक्टर का हिस्सा बना लेते हैं, इस हद तक कि हमें सोचना नहीं पड़ता और हमारे एक्शन ऑटोमेटिकली उस वैल्यू से प्रेरित होते हैं, तो हम उस वैल्यू को वर्चू कह देते हैं। अब ये जो वर्चूज हैं, बेसिकली वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स आया कहां से है? तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन्होंने वर्चू स्कूल का जिक्र किया। इनकी तरफ से ये स्कूल आया एंड इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हम वैल्यूज को इंटरनलाइज नहीं करते हैं तो वैल्यूज बाय देमसेल्व्स डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस। सो वैल्यू जब तक वर्चू नहीं बनती है, यानी कि वैल्यू हमारे कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बनती है, किस हद तक? इस हद तक कि हमें सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर में से वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम वर्चू कहते हैं ना। वर्चू एथिक्स है क्या? सो अगेन, मैंने आपसे नॉर्मेटिव स्कूल की बात की थी, यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स की बात की थी। उसमें मैंने कहा था कि देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ एथिक्स इन नॉर्मेटिव एथिक्स। कौन से थे? डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी एंड वर्चू। तो वर्चू उन्हीं में से एक है। अब क्या है? इट इज अ क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड and live a life of moral character. So basically whole focus is on moral character, whole focus is on an individual rather than action. आप पहले के दोनों स्कूल्स को अगर कंपेयर करोगे इससे, तो उन दोनों स्कूल्स में हमने क्या देखा था कि आपका एक्शन मोरल है या नहीं है, इसके ऊपर फोकस था। अब यहां पर फोकस किस चीज पे हो गया? आपके करेक्टर के ऊपर फोकस हो गया, आपके पर्सनैलिटी पे हो गया, आपकी इंडिविजुअलिटी पे हो गया। एंड सारा खेल ही यही है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिव अ लाइफ ऑफ मॉरल करेक्टर। सवाल उठता है कि ये मॉरल करेक्टर को हम डेवलप कैसे करते हैं? तो मॉरल करेक्टर को कहता है डेवलप करने का एक ही तरीका है, बार बार आप कुछ वैल्यूज को प्रैक्टिस करें, बार बार उन्हें अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करें, कॉन्शियसली उन्हें अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करें। एंड होगा ये कि धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यूज आपके करेक्टर का हिस्सा बन जाएंगी। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप पहली बारी ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, बहुत ही कॉन्शियसली आपको ड्राइविंग करते समय पेडल, गियर, इन सब के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब एक बार आप ड्राइविंग सीख जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपका वो ड्राइव करता है, आप दूसरे काम कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वर्चूज के केस में होता है कि भाई वर्चूज को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, कैसे हमारा करेक्टर जो है वो वर्चुअस बन सकता है। कहता है जी बार बार इन्हें आप प्रैक्टिस करें, अपने करेक्टर का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। नाउ एरिस्टोटल ने भी यही कहा कि बाय होनिंग वर्चुअस हैबिट्स पीपल विल लाइकली मेक द राइट चॉइस when faced with the ethical challenges। और कहता है कि जब एक बार आपके करेक्टर का हिस्सा ये वर्चूज बन जाती हैं तो आप सबकॉन्शियसली भी राइट चॉइसेस ही चूज करोगे जब भी कोई एथिकल डिलेमा आप फेस करोगे। नाउ डिफरेंस अमंग द 3 की मॉरल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। आप सबने डार्क नाइट करके जो मूवी आई थी बैटमैन वाली, वो देखी होगी। मैंने एक एथिसिस्ट से एग्जांपल उठाया, सो उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ डार्क नाइट की ये जो मूवी थी उसमें हमने देखा कि 2 लोग थे। जो हीरो था मूवी का वो बैटमैन एंड जो विलन है वो जोकर है। अब जब बैटमैन को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जोकर को किल कर सके, तो इसमें तीनों थ्योरीज जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है जी, अगर डियोंटोलॉजिस्ट होगा वो कहेगा कि हमें जोकर को नहीं मारना चाहिए, यानी कि बैटमैन को जोकर को नहीं मारना चाहिए, बिकॉज किलिंग समवन इनहेरेंटली इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, इमोरल एक्ट है। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट होगा यानी कि टेलियोलॉजिकल होगा तो वो क्या कहेगा कि बैटमैन को जोकर को मार देना चाहिए, बिकॉज बाय किलिंग जोकर बैटमैन कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स आउटसाइड दिस सोसाइटी, इन द सोसाइटी, राइट। सो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म वाला जो होगा वो ये कहेगा। और वर्चू एथिक्स वाला क्या कहेगा? वर्चू एथिक्स वाला यहां पर कहेगा कि भाई जो बैटमैन है अगर वो मारता है जोकर को, इससे
बैटमैन का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा। क्या बैटमैन अपने कैरेक्टर में इस तरह का है कि वो लोगों को मार सकता है? क्या ये उसके कैरेक्टर में एक वर्च्यू है दैट ही इज हैबिचुअल ऑफ किलिंग अदर्स? अगर ऐसा है तो वो मार देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं मार पाएगा। सो बेसिकली आपने क्या देखा, कहते जी वुड हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु किल्स द जोकर। डज द बैटमैन वांट टू बी अ काइंड ऑफ पर्सन हु टेक्स एनिमीज लाइफ? नो, इनफैक्ट नॉट। सो यही चीज यहां पर डिफरेंशिएट करती है। पहले दोनों में आपने देखा एक्शन था, यहां पे करेक्टर की बात आ गई कि क्या मैं ऐसा हूं, एम आई द पर्सन द वन हु किल्स अदर्स? अगर ऐसा है तो मार देगा, अगर नहीं है तो नहीं मारेगा। सो वही चीज यहां पे क्या कहता है, सो वर्चू एथिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ वर्चुअस ह्यूमन बीइंग and it gives a guide for living life without giving specific rules for resolving ethical dilemmas। तो क्या कहता है कि हमें कोई गाइड नहीं दी गई है। जैसे हमने, अगर हम बात करें डियोंटोलॉजी, तो उसमें हमने कहा कि जी रूल्स को फॉलो करो, जो आपके धर्म है, ड्यूटी है, उनको फॉलो करो, एक गाइड हमें दे दी गई। अगर हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म की बात करें तो उसमें क्या कहा गया कि हर एक्शन का फायदा नुकसान चेक करो, एक रूल बुक हमें दे दी गई। यहां पे कहता है जी आपको रूल बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि एथिकल हो जाओ, एक्शन अपने आप एथिकल हो जाएंगे। सिमिलरली हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो देयर इज अ पर्सन नेम्ड एलेक्स जो कि रिटर्न करता है किसी का खोया हुआ वॉलेट। नाउ फुल ऑफ कैश टू इट्स ऑनर, वो रिटर्न कर देता है। अकॉर्डिंग टू वर्चू एथिक्स कहता है द मॉरल वैल्यू ऑफ एलेक्स एक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्च्यूज दैट द एक्शन डेमोन्स्ट्रेट सच एज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अब एलेक्स ने, अगर मान लीजिए आपका पर्स गिर गया, किसी को मिल गया, उसने आपको रिटर्न कर दिया, पैसे भी इंटैक्ट हैं। अब इससे अगर कोई वर्चू एथिक्स वाला है तो उसने क्यों रिटर्न किया, डियोंटोलॉजी वाले ने क्यों किया, यूटिलिटेरियनिज्म या कॉन्सिक्वेंशलिज्म वाले ने क्यों किया, तीनों का एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता अगर किसी ने आपका बटुआ वापस कर दिया, वॉलेट वापस कर दिया, और वो फॉलोअर है लेट्स से वर्चू एथिक्स का, तो इसका मतलब क्या है कि उसने इसलिए नहीं आपको वो वॉलेट वापस किया क्योंकि ये एक अच्छी बात है या एक बुरी बात है, उसने इसलिए ये वॉलेट आपको वापस किया क्योंकि उसके करेक्टर में वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी है, उसके करेक्टर में वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी है। उसका ये एक्शन रिफ्लेक्ट करता है कि वो उसका करेक्टर क्या है, वो किस तरह का आदमी है। सिर्फ एक एक्शन में नहीं पता चल रहा है कि उसने आपको वॉलेट रिटर्न कर दिया। अगर हम इसको वर्चू एथिक्स के नजरिए से देखें तो आप यहां से ये जज करेंगे कि यार वो व्यक्ति ही ऐसा है कि दूसरों के साथ ईमानदार है, दूसरों का हक नहीं लेता है। अगर यहीं पर हम डियोंटोलॉजी की बात करें तो डियोंटोलॉजी वाला आपको अगर वॉलेट वापस कर रहा है, इससे कहता जी उसके करेक्टर का कुछ नहीं पता चलता। इट इज जस्ट दैट क्योंकि वो व्यक्ति ये समझता है कि किसी का जो बटुआ है वो उसे वापस कर देना चाहिए क्योंकि उसमें जो पैसे हैं या वो जो बटुआ है वो हमारा नहीं है। दूसरों का बटुआ या दूसरों का सामान हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। दैट इज अ रूल इन द सोसाइटी। सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो उस रूल को फॉलो कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंशलिस्ट की तो कहता है जी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है वो ये सोचेगा कि क्या मेरा ये वॉलेट वापस करने से सोसाइटी में हैप्पीनेस बढ़ेगी, क्या जिसका ये बटुआ है उसको फायदा होगा या जिसका ये वॉलेट है उसके परिवार को फायदा मिलेगा, इन जनरल क्या सोसाइटी में अच्छाई आएगी, अगर ऐसा होगा तो वो वापस कर देगा। सो यहाँ पर एक्शंस के ऊपर फोकस हमें देखने को मिलता है डियोंटोलॉजी एंड कॉन्सिक्वेंशलिज्म में। जबकि हमने बात की पहले की दैट इज वर्चू एथिक्स की, वहां पे सारा का सारा जो फोकस था वो किस चीज पे था, वो सारा का सारा फोकस उस आदमी के कैरेक्टर पे था जिसने वो वॉलेट वापस किया। नाउ वर्चू एथिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि भाई एन एक्टिविटी इज ओनली राइट इफ इट इज समथिंग दैट अ वर्चुअस पर्सन वुड डू इन द सेम सिचुएशन। अगर आप वर्चू एथिक्स में एक एक्टिविटी को जज करोगे कि क्या ये कृत्य सही है या नहीं, कहता है जी वर्चू एथिक्स वाला जो वर्चुअस पर्सन है यानी कि एक अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति है, क्या इस गिवन सिचुएशन में वो यही एक्शन करता या नहीं करता, उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि किसी ने जो एक्शन किया है वो सही है कि नहीं। सो वर्चू एथिक्स बेसिकली यही कहता है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन सेंटर्ड एथिक्स स्कूल है ना कि एक्शन सेंटर्ड है, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। कहते जी वर्चू एथिक्स इज अ पर्सन सेंटर्ड रादर देन एक्शन सेंटर्ड, कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्च्यू और मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्टिविटी रादर देन द एथिकल ऑब्लिगेशन और नॉर्म और द कंसिक्वेंस स्पेसिफिक टू इट। सो मान लीजिए एक रॉबर है, एक लुटेरा है, आपने रॉबिन हुड की कहानी भी सुनी होगी। क्या करते हैं ये लोग, ये दूसरों को लूट कर आते हैं, दूसरों को लूट कर आने के बाद
किसी गरीब को इन्होंने मदद कर दी या गांव वालों की इन्होंने मदद कर दी। अब क्या ये रॉबर का एक्शन सही है कि गलत है? मान लीजिए एक रॉबर आया, उसने बहुत सारा सोना चांदी लूटा हुआ था, गांव में आया, गांव वाले लोगों की मदद कर दी। अब ऐसे में अगर डियोंटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो इसका जो पहला एक्शन था ऑफ कोर्स वो गलत था, दूसरा एक्शन था वो सही था कि भाई दूसरों की मदद करनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंशलिज्म के नजरिए से देखेंगे तो सारा कुछ ही सही हो गया कि भाई अगेन मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, आपने एक को लूट के अनेक का फायदा कर दिया तो सब कुछ ही ठीक हो गया। अगर आप वर्चू एथिक्स के नजरिए से यहां पर देखेंगे, वर्चू एथिक्स इसे एक सिंगल इंसिडेंस के बेसिस पे जज नहीं करेगा। वर्चू एथिक्स इसका पूरा हिस्ट्री देखेगा कि इसने पहले किसी से चोरी की है, फिर चोरी करके लाकर यहाँ पे बांट दिया, तो क्योंकि इसने चोरी की है, शुरुआत गलत हो गई, तो इसे हम यहाँ पे वर्चुअस एक्शन नहीं मानेंगे या वर्चुअस पर्सन नहीं मानेंगे। सो वर्चुअस जो स्कूल ऑफ एथिक्स है बेसिकली वो एक इंडिविजुअल के ऊपर सेंटर्ड है, उसके करेक्टर के ऊपर सेंटर्ड है रादर देन एक इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर, राइट। सो वही है यहाँ पर वर्चू एथिक्स, राइट। नाउ यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, अब वर्चू एथिक्स के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। बहुत ही सिंपल स्कूल है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सोक्रेटिस, एरिस्टोटल एंड प्लेटो की बात करेंगे आने वाली वीडियोस में जब हम थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इतना हमें समझना चाहिए। नाउ वर्चू एथिक्स का कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो सबसे पहला क्या है, some argue that virtue ethic is too imprecise in terms of directing behavior। imprecise है इन डायरेक्टिंग बिहेवियर, बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसमें कुछ बताता ही नहीं है, सिर्फ यही कहता है कि भाई आप अपना करेक्टर सही कर लो, करेक्टर सही हो गया तो आप वर्चुअस हो गए। अब बिहेवियर कैसा करना है उसमें कुछ आपने यहाँ पे प्रिसाइजली नहीं बताया। दूसरा क्या कहता है, दे आर्ग्यू दैट its concepts are not detailed enough to assist us in overcoming complex ethical situations। So वर्चू एथिक्स का, क्योंकि अभी देखिए आपने यहाँ पर भी देखा कि ज्यादा कुछ इतना बताने का है नहीं, सो इसके कंसेप्ट जो है ज्यादा डिटेल्ड नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये तय कर सकें कि कोई गिवन एथिकल डिलेमा में आप कैसे एक्शन लेंगे, वो यहाँ पर कुछ बताने का है नहीं उसमें, राइट। Presumably, a completely virtuous person would know what to do and we may consider them as appropriate role model to guide us. There is no widespread consensus on what virtues are and any list of virtues may be related to the society in which can be compiled। So basically, एक virtuous व्यक्ति हो सकता है कि हमारे लिए रोल मॉडल बन जाए, लेकिन वर्चूज कौन सी हमें धारण करनी चाहिए, कौन सी नहीं धारण करनी चाहिए, ये सारी चीजों की कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। सो ये एक थर्ड इसका क्रिटिसिज्म बनकर निकलता है। सो ये था वर्चू एथिक्स का स्कूल जो कि आज हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, और बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आने वाले समय में आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।